नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का हमने टाइम बताया था आपको 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक, और इसे मीजोलिथिक एज भी बोला गया। अब इसमें हमने पढ़ा, उपकरण पढ़ा, मध्य पाषाण काल के उपकरण, भौगोलिक वितरण और जीवन यापन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिन भाई लोगों ने नहीं देखा है उन्हें जाके मेरी पिछली वीडियोस जरूर देखनी चाहिए, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने क्या बताया था, आपका जो उपकरण थे वो अधिकांश क्या होने लगे थे, सूक्ष्म पत्थरों से निर्मित होने लगे थे मध्य पाषाण काल में, जिसे माइक्रोलिथ भी कहा गया। ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा माइक्रोलिथ उपकरण किस काल में मिल रहे थे, तो मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हो गए थे। हाँ, इनका आकार आप बोलेंगे ट्रेंगुलर था। कैसा था? ट्रेंगुलर मतलब त्रिकोणीय आकार का हुआ करता था, या फिर अर्धचंद्राकार जैसे उपकरण आपको देखने को प्राप्त हो जाते हैं। भौगोलिक वितरण में आप देखते हैं तो जो मध्य पाषाण काल का भौगोलिक वितरण है वो आपको उत्तर प्रदेश का प्रयागराज आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा चौपनी मांडो। चौपनी मांडो में आपको बर्तन झोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ही प्रतापगढ़ है, वहां पे आप जाएंगे तो सराय नहर राय, महदहा और दमदमा है। ठीक है, जहां पे आपको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और नेक्स्ट, साथ ही सराय नहर राय में आप देखते हैं तो वहां पे हत्या का भी साक्ष्य मिलता है। और साथ ही गर्त चूल्हा का साक्ष्य मिल जाता है, आग और सिलबट्टा, इन सब का आपको साक्ष्य मिलता है सराय नहर राय में। मिलता है किसका? हत्या का, गर्त चूल्हा का, आग और सिलबट्टा का। ठीक है, इतना याद रखना है। लेकिन आप बात करते हैं जो अंतिम संस्करण, जो अंतिम संस्कार है उसका प्रमाण दफनाने का है। किसका है साथियों? दफनाने का मिला है। ठीक ना। अंतिम संस्कार के बाद जैसे आज देखते हैं तो जलाया जाता है, वो आप देखेंगे तो उस टाइम पीरियड में दफनाया जाता था। ठीक है, तो इसका प्रमाण आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ क्या बोला गया है कि जो मध्य प्रदेश का है आदमगढ़ का क्षेत्र, वहां पे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल के। और नेक्स्ट, अगर हम चलते हैं जीवन यापन की बात करते हैं साथियों, तो जीवन यापन की बात करें तो कहा जाता है कि जो मध्य पाषाण काल था इसे नूतनतम युग कहा गया। नूतनतम युग मतलब होलोसिन युग है ना, तो होलोसिन एज कहा बोला गया है। अब इसका मतलब क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ, मतलब पूरा पाषाण काल में जो जलवायु थी कैसी थी उस समय था, देखिए हिमयुग हुआ करता था, आइस एज हुआ करता था पूरा पाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल में नूतनतम युग हो गया, होलोसिन एज आ गया। और जो आज की जलवायु है अर्थात कमोवेश आज की तरह की जलवायु आपको मिलने लगती है। तो इसका प्रभाव जीवन की विविधताओं में भी देखने को मिलता है। और कहा जा सकता था कि मानव अभी भी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, लेकिन आग के साक्ष्य के आधार पे ऐसा माना जाता है कि वे भोजन को पकाकर भी खाते होंगे। मतलब उनमें थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो बदलाव होना शुरू हो गया था। शिकारी और खाद्य संग्राहक तो आप देखते हैं तो वो लगभग पूरा पाषाण काल में भी यही स्थिति थी। लेकिन क्या हुआ कि अब इस काल में आप देखते हैं मध्य पाषाण काल में आग की जो खोज हुई, आग का जो साक्ष्य मिला, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि मानव जो थे वो भोजन को पकाकर भी खाते होंगे। ठीक ना, संभावनाओं में बताना है आपको। नेक्स्ट, अगला क्या बोलेंगे कि जो सिलबट्टे आप देखते हैं, सिलबट्टा आपको सराय नहर राय में देखने को जो मिलता है, तो सिलबट्टा और चूल्हे के प्रमाण से आप क्या कह सकते हैं कि उनके खान पान में बदलाव का संकेत भी मिलता है। मतलब सिलबट्टा आपको सिलबट्टा और चूल्हा मिला तो इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि खान पान में बदलाव के संकेत मिले हैं। और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पशु पक्षी एवं जीव जंतुओं पर भी हुआ। समकालीन साक्ष्यों से अपेक्षाकृत छोटे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के शिकार के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है ना। तो समकालीन साक्ष्य मतलब मध्य पाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हैं, और वो साक्ष्य क्या है, तो चित्रों के आधार पे। तो जो आप देखते हैं गुफाओं में चित्र मिले हैं, उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो छोटे जीव जंतुओं मतलब पशु पक्षियों के भी शिकार मनुष्य करने लगा था। आप देखते हैं पूरा पाषाण काल में क्या था, उपकरण बड़े होते थे तो वो ज्यादातर क्या करते थे, बड़े जानवरों को टारगेट करते थे, और इससे टारगेट करने में भी आसानी होती थी उन्हें, बड़े जानवरों को। लेकिन आप छोटे जानवरों को बड़े पत्थर से मारने जाएंगे तो फिलहाल मान लीजिए कुछ ज्यादा दूरी पे है तो फिर आपके लिए शिकार करना आसान नहीं होगा। लेकिन जब आपके उपकरण छोटे हो जाएंगे, माइक्रोलिथ उपकरण हो जाएगा आपका, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से छोटे जानवरों और जंतुओं को मार सकते हैं। तो यही फायदा हुआ।
और इसका प्रमाण हम चित्रों के आधार पे ये सारी चीजें कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आग के ज्ञान ने भोजन के साथ साथ सुरक्षा, प्रकाश, आवास एवं जीवन से संबंधित अन्य गतिविधियों में उपयोगी रहा होगा। देखिए, जब मनुष्य ने आग की खोज कर ली तो वो पहली चीज तो भोजन को पका के खाना शुरू कर दिया, और दूसरी चीज अब उसको सुरक्षा भी मिली। जब आग जलती है तो देखिए जानवरों से भी सुरक्षा इंसान को प्राप्त होती ही होती है, क्योंकि जो बड़े जानवर हैं, मतलब जिनके बॉडी में बाल ज्यादा हैं, तो वो आग के करीब नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें जलने का डर है ना, तो इस वजह से वो नहीं आएंगे। तो इसका हो गया। दूसरी चीज, उन्हें प्रकाश मिला। जहां अंधकार में, रात्रि के टाइम अंधकार होता था, तो अब वो क्या करने लगे, उजाला करके रखने लगे। तो अब इससे क्या हो गया, अब दूर दूर तक वो देख सकते थे कि हाँ वहां आग जल रही है, मतलब वहां कोई है। तो मतलब इस तरीके के वो लोगों में क्या होने लगा, थोड़े बहुत सेंसेस भी डेवलप होने लगे कि आप जान सकते हैं कि हाँ वो मानव बस्ती वहां पे देखने को मिल रही है। तो अलग अलग गुफाओं में जब लोग रह रहे होंगे, आग का जब प्रकाश जलता रहा होगा रात्रि में, तो लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया होगा। तो ये चीजें हो गई। फिर उन्होंने एक आवास के जो साक्ष्य आप देखते हैं, तो आवास के भी साक्ष्य आपको मिलने लगते हैं। चौपनी मांडो में आप देखते हैं तो झोपड़ी के साक्ष्य जो मिलते हैं। तो मतलब आवास में भी अब उन्होंने, उनके लिए क्या हुआ, आग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। और साथ ही साथ ऐसा भी रहा होगा कि आग का दुष्प्रभाव भी पड़ा होगा, क्योंकि मान लीजिए झोपड़ी वगैरह में रह रहे होंगे, अचानक से रात में आग लग गई होगी तो जल भी गए होंगे बहुत सारे लोग। तो ये भी रहा होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव एस्पेक्ट भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, विभिन्न स्थलों से लकड़ी एवं मिट्टी से निर्मित झोपड़ियों के भी साक्ष्य मिल जाते हैं। तो ये हमने बता ही दिया, जैसे चौपनी मांडो हो गया। तो साथ ही ये सब चीजें आप देखते हैं, समकालीन चित्रों से झोपड़ी के भीतर परिवार का चित्र, महिला, पुरुष, बच्चों को दिखाया गया। मतलब जब आप देखते हैं तो झोपड़ी के बाहर जो इस तरीके का आप देख रहे हैं, तो पुरुष, महिला सारे लोग आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि अब एक तरीके का थोड़ा बहुत परिवार का रूप डेवलप होना शुरू हो चुका था। तो परिवार का चित्र आपको दिखता है, जिससे महिला, पुरुष और बच्चे भी होते हैं। अंतिम संस्कार के प्रमाण इत्यादि सामाजिक जीवन में बदलाव के द्योतक हैं। तो कहा जा सकता है कि मतलब वो झोपड़ी बना रहा है लकड़ी और मिट्टी की, साथ ही साथ बर्तन के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, और आग की खोज हो चुकी थी। महिला, पुरुष, बच्चों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब परिवार भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब आप देखते हैं तो सामाजिक जीवन जो बदलाव है वो आपको मध्य पाषाण काल से दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, कुछ एक स्थलों से मिट्टी के बर्तन एवं पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यह मध्य पाषाण काल की नियमित विशेषता नहीं है। अभी हर जगह से नहीं मिल रहा था। मतलब जब आप देखते हैं तो मध्य पाषाण काल में आपको बर्तन भी मिल रहा है, पशुपालन भी मिल रहा है, लेकिन ये लगभग जितनी भी मध्य पाषाण काल के स्थल हैं, हर जगह से नहीं मिल रहा है, कुछ एक स्थल से मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मध्य पाषाण काल में सभी लोग बर्तन मतलब यूज करते रहे होंगे, या फिर सब लोग पशुपालन करते रहे होंगे। नहीं, इसका पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं मिलता है, कुछ ही जगह पे मिलता है। तो ये नहीं कह सकते कि मध्य पाषाण काल में ये नियमित रूप से हो गया था, नहीं। जैसे आज के समय में मर्सिडीज या फिर बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसे कार का नियमित विशेषता नहीं है, क्योंकि देखिए दिख तो रही है, ये बात सही है। क्या हर घर में दिख रही है भारत के? नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ प्रचलित तो है ना। ऐसा नहीं कि मर्सिडीज को लोग नहीं जानते हैं, बीएमडब्ल्यू, ऑडी को नहीं जानते, लोग जानते हैं, लेकिन ये नियमित रूप से विशेषता का पार्ट नहीं है। कुछ जगहों पे मिल रही है, हाँ धीरे धीरे का 5-10 साल में अगर इसकी मात्रा बढ़ती गई और आप देखेंगे हर तीसरे चौथे घर में अगर ये रहने लगी, तब ये जरूर नियमित विशेषता के पार्ट में आ जाएगी। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस दौर में देखिए कृषि और कपड़ों के भी साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब कृषि और कपड़ा का साक्ष्य आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन उपरोक्त परिवर्तन आदि मानव के जीवन में व्यापक बदलाव को रेखांकित करते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि जैसे झोपड़ी मिल गई, इसके साक्ष्य मिले, कहीं कहीं आप देखेंगे बर्तन के भी साक्ष्य मिल जा रहे हैं, चूल्हे का प्रमाण मिल रहा है, सिलबट्टा का प्रमाण मिल रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आदि मानव के जीवन में बदलाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब दिखा रहे हैं कि आदि मानव क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब वो एक तरीके का समाज के रूप में डेवलप हो रहा है। चाहे वो परिवार, महिला, पुरुष, बच्चे की एक साथ पेंटिंग्स का दिखाया जाना, या फिर छोटे जानवरों का शिकार करना, माइक्रोलिथ जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीजें बदलाव को दिखा रही थी, ठीक है। अब इस एक बात भी कहा भी जाता है कि देखिए जब जरूरत से ज्यादा उत्पादन होगा
तब संपत्ति की धारणा प्रचलित होगी। अभी देखिए नॉर्मल अभी कृषि वगैरह कुछ थी नहीं, तभी फिलहाल आपको ज़्यादा डिविज़न्स नहीं देखने को मिलता है। हाँ, ये विभाजन आपको तब देखने को मिलेगा जब कृषि का जो स्तर होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का स्तर जब क्या हो जाएगा, सरप्लस होगा, तब चीज़ें बदलाव में बहुत तेज़ी से दिखेंगी। और ये कब देखने को मिलता है? तो ये भारत के इतिहास में आप देखते हैं तो लगभग 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब लोहे का आविष्कार कर लिया जाता है, तो आप देखते हैं कि जो भारतीय समाज है वो बहुत तेजी से बदलाव हुआ। वहाँ जब आप देख रहे होते हैं कि जनपद काल चल रहा होता है, फिर अचानक से महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है। 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं, फिर उनके बीच संघर्ष होता है। 4 शक्तिशाली महाजनपद उभरते हैं, फिर उन 4 शक्तिशाली महाजनपदों में मगध जनपद सबसे ताकतवर बन के उभरता है। फिर उसका मगध जनपद क्यों ताकतवर बन के उभरा, उसके रीज़न क्या रहे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप याद रखना है कि जब तक ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें उत्पादित नहीं होंगी, तब तक संपत्ति की धारणा नहीं प्रचलित होगी। बस इतना याद रखना है। और जब संपत्ति की धारणा प्रचलित नहीं होगी, तो समाज में विभाजन भी नहीं होगा। देखिए, संपत्ति ही सब कुछ करती है। अगर सोचिए आपके पास पैसे कम हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, समाज अलग रहेगा। लेकिन सपोज़ करिए आप 1000 करोड़ के मालिक हो गए, तो फिर अचानक से आप क्या करेंगे? आपका जो सामाजिक क्राइटेरिया है, वो बदल जाएगा। मतलब फिर आपका उठना-बैठना, रहन-सहन सारी चीज़ें बदल जाती हैं ऑटोमैटिक। तो वो फिर आपका अपना एक समाज डेवलप हो जाता है। तो ऐसे ही कहा गया तो संपत्ति ही लगभग क्या होता है, जब उत्पादन होगा तो संपत्ति बढ़ेगी और संपत्ति से ही विभाजन होगा। विभाजन में आप देखते हैं तो ताकतवर और कमज़ोर वर्ग डेवलप होता है। ताकतवर क्या करता है, कमज़ोर से वसूलना शुरू करता है। फिर यहीं पे आपको वर्ण, जाति और राज्य जैसी अवधारणाएँ भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें तब दिखेंगी जब एग्रीकल्चर आएगा। अभी फिलहाल एग्रीकल्चर के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में नहीं मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य थोड़े बहुत मात्रा में देखने को मिलने लगे थे, लेकिन ये नियमित विशेषता के तौर पे ना ही काउंट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि सूक्ष्म रूप में आपको पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिल जाता है मध्य पाषाण काल में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। तो स्टोन एज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है नवपाषाण काल। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, वैदिक संस्कृति की बात करेंगे, ऋग्वेद यजुर्वेद। फिर आप बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे आयरन एज, मतलब जब हम लौह का आविष्कार होगा, लोहे का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, समाज में कितना क्रांतिकारी बदलाव होगा, बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज लाता है लोहे की खोज। ठीक है, तो देखिए इतिहास में 2-3 फैक्टर बड़े काम के रहे हैं। पहला, आग की खोज। फिर दूसरा क्या रहा है, कृषि, खेती की खोज, है ना। देखिए खेती और आग ये दोनों काफी शानदार हैं। दूसरा, जो स्थायी बस्तियां बनने लगी है ना। उसके बाद आप देखते हैं तो आयरन का, है ना, तो लोहे का आविष्कार ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहीं से सारी चीजें, लोहे के आविष्कार से क्या हुआ, जंगल कटे, जंगल कटे तो क्या हुआ, कृषि क्षेत्र डेवलप हुआ। और साथ ही साथ लोहे से मनुष्य ने हथियार बनाए बहुत व्यापक मात्रा में। और आप जब देखते हैं कि लोहे की खदानें आपको झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़, ये सब रेंज में जब आपको देखने को मिलती हैं, स्पेशली छोटा नागपुर का पठार, है ना, तो इसमें आप देखेंगे झारखंड वाले क्षेत्र में। और यही पूरा का पूरा मगध के कंट्रोल में था। फिर मगध के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोहे की खोज, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय साथियों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुंचे। अपने छोटे भाइयों और बहनों को सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों। अगला टॉपिक होगा नवपाषाण काल।